हमें उनके विचारों को थोड़ा सा याद करना है। क्यों 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पर झूल गए। जब भगत सिंह का पुश्तैनी घर देखने के लिए उसके गांव गए और जब कोर्ट में आप देखते हो कि उसके घर में कुआं बना हुआ है, ऊपर चौबारा बना हुआ है और 3-4 कमरों का वेल सेटल्ड घर जो 23 मार्च 1931 को फांसी पर झूल गए थे उससे पहले का घर है। यानी ये समझो आप आज से 90 साल पहले 95 साल पहले उनका घर ऐसा था जो आज हमारे किसान परिवार के लोगों का होता। इसका मतलब उनके पास रोजी रोटी तो थी, इसका मतलब वो अच्छे से जी तो रहे थे और जब वो बीए तक पढ़े इसका मतलब वो परिवार पढ़ाकू भी था। उनके घर में पहले साधन रही है, इसका मतलब वो परिवार देश के लिए सोचता भी था। आज हमारे पास इतने बड़े साधन है, मैं जो बोल रहा हूं ये दुनिया सुन रही है। आप जो बात करते हैं काम करते हैं दुनिया देखती है। उस समय तो साधन भी नहीं रहे होंगे, उस समय तो बसें भी नहीं थी, ट्रेनें भी बहुत कम थी। लाहौर से चल करके कोई आदमी बंगाल तक कैसे जा सकता था, क्या जज्बा उनमें रहा होगा। अगर हम सोचे तो शायद हम जो आज कर रहे हैं वो उनके सोचने और करने के 1 लाख गुना कम भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से बार बार हम हमारी चीजों की दुआई देते हैं, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन की दुआई देते हैं, मैं समझता हूं आज वो दिन है जिस दिन पर हम शहीद आजम भगत सिंह को आज शाम तक जरूर इतना पढ़े कि वो जेल में जब फांसी टूट रहे थे तो फिर उन्होंने इंकलाब का नारा क्यों लगा दिया। क्या उनका किसी दल के साथ लड़ाई थी? क्या उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों तक थी? नहीं, उनकी लड़ाई थी व्यवस्था परिवर्तन की। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगी। अभी हम उसके कुछ सफे ही पार नहीं कर पाए जो भगत सिंह की कुर्बानी की थी। उसके कुछ पन्ने भी पार ये सोसाइटी ये समाज के भाग्य से नहीं कर पाया। उन्होंने ये कहा था कि काले गोरे चले जाएंगे, काले बैठ जाएंगे, उसका मतलब व्यवस्था परिवर्तन इतना आसानी से नहीं होगा। क्योंकि पीढ़ियों से जो चीजें चली आ रही है और जो हमारा समाज, उस समाज का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को हमें कैसे देखना। आज जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आया, इस लोकसभा के चुनाव में हम जो चीजें फेस कर रहे, हम जस्ट यहां के प्रोग्राम के बाद सारे लोग ऐसे उनके दफ्तर तक चले गए अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं ईडी, एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है आईटी जिसके दम पर ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है। एक तीसरी विभाग है सीबीआई, यानी कोई स्टेट की पुलिस काम नहीं कर पाए तो मामला सीबीआई सुलझाए, यानी देश की सशक्त एजेंसी। ये 3 हथियार हैं हमारे पास। 23 मार्च 1931 को 3 हथियार हुए। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो अखबार के पन्नों के जरिए, जो लोगों के विचारों के जरिए, जो साधन के जरिए अंग्रेजों की चूड़ी ला करके उनकी सत्ता को ध्वस्त करने के लिए देश के नौजवान को कुर्बानी के लिए प्रेरित करा। आज तो 3 डिपार्टमेंट है मोदी के पास जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टियों को ध्वस्त करने के लिए नहीं कर रहे, वो इस बात के लिए कर रहे हैं कि संजय सिंह ने लोकसभा में एक बात कह दी। संजय सिंह ने लोकसभा में कह दिया कि मोदी पढ़े हुए नहीं है। जिस तरीके से मैंने विधानसभा में कहा कि अनपढ़ लोगों का दल भारतीय जनता पार्टी, संजय सिंह ने सीधा राज्यसभा में आरोप लगाया कि ये पढ़े लिखे लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है और ये प्रधानमंत्री खुद पढ़े लिखे नहीं है। इनके लोग कॉपी करते हैं, बदमाशी करते हैं। उसका राज्यसभा में उन्होंने एक सबूत पेश करा। आप में से कोई खड़ा होकर के यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग बता सकता है? कभी भी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में लास्ट में CITY नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने मोदी की जो मार्कशीट तैयार करी एमए की,
उसमें यूनिवर्सिटी में CITY लिख दिया। बस सर्वे सिंह का यही कसूर था कि राज्यसभा में कह दिया कि ये भारी अनपढ़ घनघोर अनपढ़ लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ बड़े पूंजीपति की दलाली कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आज देश के जो अखबार, आज जो देश के अखबारों की स्थिति है, आज जो देश की नेशनल मीडिया की स्थिति है, आप सोच नहीं सकते। अगर आपके घर में टीवी चल रहा है और आप हमें नेता मानते हो तो आज जाते सबसे पहले टीवी का बटन बंद करना, नहीं तो कम हो जाओगे, दिमाग कूद हो जाएगा, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आप कैद कर लिए जाओगे और आप जिंदा लाश के समान हो जाओगे, आपका प्रतिरोध की क्षमता खत्म हो जाएगी। जिस दिन हो सकता है कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं भूल, आप भूल हो जाओ। इसलिए मेरा कहना मानना, सबसे पहले तो आज आप टेलीविजन बंद करना और अपने दिमाग से सोचना कि कोई कैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड इतनी संख्या में खरीद सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड चंदा क्यों देते हैं? आप ये कहो कि बलवान पुनिया पैसे दे और मैं आपको पैसे नहीं दूं, तो आप 4 मजदूर पकड़ो मेरे को यहां से और मेरी मुट्ठी में पैसे वो मेरे से खुलवा लो। मोदी यही कर रहा है इन 3 गुंडों से, जो ईडी, IT और उसके बाद CBI, ये 3 गुंडे मोदी के पास। इनसे वो देश की तमाम कंपनियों से पैसे गिरवाने में कामयाब हो गया। जो कंपनी आपको रेमडेसिविर बेच रही थी कोरोना में, पता है आपको रेमडेसिविर की कीमत क्या थी? रेमडेसिविर की कीमत ये थी कि बलवान पुनिया को लोग फोन करते, बलवान पुनिया SMS के इंचार्ज को फोन करता, अगर वो नहीं देता तो फिर बलवान पुनिया हेल्थ मिनिस्टर को फोन करता, हेल्थ मिनिस्टर के कहने से नहीं देता तो बलवान पुनिया मुख्यमंत्री के घर जाकर के कहता कि मेरा पुराना आदमी हॉस्पिटल में उसको रेमडेसिविर चाहिए। उस रेमडेसिविर की कंपनी वाले से उन्होंने 55 करोड़ रुपए का बॉन्ड ले लिया। अगर रेमडेसिविर इतना कीमती था और इतना इंपॉर्टेंट था तो उनको भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने की कहां जरूरत थी? हो सकता है रेमडेसिविर फर्जी बेचा गया हो। आज जो धड़ाधड़ मौतें हो रही है, हार्ट अटैक से मौतें हो रही है, क्या पता जो ये वैक्सीन, जिन्होंने वैक्सीन तैयार करी उन्होंने उनसे बॉन्ड लिया है, क्या उन्होंने वैक्सीन से तैयार नहीं करी हो? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड इन्होंने खरीदे, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के एनर्जी कंपनी जो हिंदुस्तान में काम करती है, उससे भी उन्होंने बॉन्ड ले लिया और आज तक ये नहीं पता कि पुलवामा हमले में विस्फोटक सामान कहां से आया। क्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं हो सकता कि आज सुबह 4 बजे उठ करके नौजवान तैयारी करता और फौज में लगता, और जब फौजी छुट्टी आता गांव में या फौजी की शहादत हो जाती तो पूरे लोग शहीद के नाम से दर्जा देते। उन्होंने उस नौकरी को बदल करके अग्निवीर बना दिया और अग्निवीर को नए शहादत का दर्जा है और नए अग्निवीर फौजी। 2 अग्निवीर शहीद हुए, डेड बॉडी से पटक के फेंक करके आए जैसे कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई हो। घर में एम्बुलेंस गई और डेड बॉडी को यूं उतार के आंगने में छोड़ के आने, न शहादत का दर्जा, न शहीद का दर्जा, न पेंशन। बताओ अग्निवीर कौन खा गया? बताओ इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन खा गया? बताओ देश के रोजगार को कौन खा गया? बताओ हमारे किसान के साथ छलावा करा नहीं करा कि 2022 में आपकी आय कितनी होगी? किसान नौजवान साथियों, क्या आपकी आय दुगनी हुई? क्या किसी किसान की आय दुगनी हुई? क्या आपके यहाँ किसानी के अलावा दूसरा ऐसा कोई धंधा है जिससे आपका आज के दिन जीवन बसर हो रहा? मेरे सवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो फिर इनकलाब चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी समेत कई पार्टियों ने मिलकर के देश में इंडिया गठबंधन बनाया और ये इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा। और वो झूठा नारा दे रहे हैं कि हमारे 400 आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे 400। कैसे नहीं आएंगे मैं आपको तर्क के साथ बताता हूं। मुझे याद है 2004 में जब ये लोकसभा का चुनाव आया, उसमें अटल और आडवाणी का इतना बड़ा कद था देश में, लोग ये कहते थे कि अटल और आडवाणी के सामने कोई नहीं, जैसे आज मोदी और शाह के लिए कहते हैं कि कोई नहीं इनके सामने, कोई दल नहीं, कोई नेता नहीं, इनका तो विधिकरण है ही नहीं।
उसके खिलाफ लोग लड़े, मजबूती से लोग मैदान में उतरे, चुनाव में गए और बताया कि उनका उस समय नारा था शाइनिंग इंडिया। वो कह रहे थे कि इंडिया चमक रहा है, लेकिन इंडिया चमक नहीं रहा था। उन्होंने करगिल का युद्ध करवाया, युद्ध करवा करके हमारे छोरों को मारा। एक शहीद के घर से चित्कार उठी और अटल और आरजेडी की सरकार को नेशनल भूल करके 2004 में यूपीए की सरकार बनी और ये मुंह की तरफ देखते रहे, इनकी पूरी की पूरी भारतीय इंडिया मुंह की तरफ देखती रही और सरकार कोई 400 पार नहीं होगी इनकी, 400 पार नहीं। अब की बार अमित शाह और मोदी तभी पार होंगे। आज आपको राजस्थान में सीट घटेगी, चाहे कितनी घटे, हरियाणा में सीट घटेगी, पंजाब में सीटें घटेगी, दिल्ली में सीटें घटेगी, पश्चिम बंगाल में सीटें घटेगी, महाराष्ट्र में सीटें भाजपा की घटेगी, तमिलनाडु में भाजपा की सीटें घटेगी, कर्नाटक में सीटें घटेगी, बिहार में सीटें घटेगी, यूपी में सीटें घटेगी। तो 400 पार पाकिस्तान में आएगी, 400 पार नहीं आएगी। अगर 400 पार आ रही होती तो ये पकड़ पकड़ के कांग्रेस के नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने दल में नहीं मिला रहे थे। आके तो सोशल मीडिया पर भेज दो एक है भारत का सावा तीरंदाजी, अपने आगे मुंह देगा कि आज से तुम्हारे दल में मीडिया की तरह ये छटपटाहट क्यों? ये किसकी छटपटाहट? भाई एक बात, देश और देश